सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में, जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण का तीसरा पार्ट है। हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को इसके प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, जिसमें एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बारे में बताए थे। और इस वीडियो में रासायनिक अभिक्रियाओं का जो शेष बचा हुआ प्रकार है उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। इसमें पहला है पांचवा, वियोजन अभिक्रियाएं। डिसोसिएशन रिएक्शन। तो वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? तो ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिसमें कोई पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक अणुओं में टूट जाएं, उसे वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? इसका अर्थ है, वियोजन का मतलब टूटना। ऐसी अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है तो पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाते हैं। इन सरल अणुओं में टूटने के कारण ही इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन अभिक्रियाएं हमेशा उत्क्रमणीय होती हैं, जो दोनों दिशाओं में संभव होती हैं। फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, अग्र अभिक्रिया एवं पश्च अभिक्रिया। तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं हमेशा उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। और इसी का उल्टा है अपघटन अभिक्रियाएं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि ये अनुत्क्रमणीय होती हैं और ये उत्क्रमणीय होती है। वियोजन और अपघटन अभिक्रिया में बस यही अंतर होता है कि वियोजन अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं और अपघटन अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं। इसके अलावा दोनों सेमी रिएक्शन करती हैं। इसमें भी वही होता है कि कोई पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाते हैं, लेकिन यह अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है। इसको आप एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल में जैसे वियोजन अभिक्रिया कर लें तो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में टूट जाता है। अब इसमें देखा जाए तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि अगर वियोजन ऊष्मा के प्रभाव में हो, अगर जो वियोजन हो रहा है अगर ऊष्मा के प्रभाव में होगा तो उसे बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन। और अगर विद्युत के प्रभाव में हो तो उसे बोलते हैं विद्युतीय वियोजन। अगर जो वियोजन है ऊष्मा के प्रभाव में होता है तो उसे ऊष्मीय वियोजन बोलते हैं, और अगर विद्युत के प्रभाव में हो तो विद्युतीय वियोजन बोलते हैं। अब यहाँ पे ये हीट दे रहे हैं, हम ऊष्मा दे रहे हैं, तो ये यहाँ पे ऊष्मा के प्रभाव में रिएक्शन हो रहा है, इसलिए इसे ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे एक ही जो अणु है
वो दो अणुओं में टूट जा रहा है, एक कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, इसलिए यह अभियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे HI है, H2+I2। यहाँ पे इस समीकरण को संतुलित करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इक्वेशन यहाँ बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे HI एक ही अणु है, ये दो अणुओं में टूट जा रहा है, हाइड्रोजन और आयोडीन में, तो ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। और एग्जाम्पल देखा जाए तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड टूट जाएगा अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, ये अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनिया गैस है। तो ये वियोजन अभिक्रियाओं के उदाहरण हो गए। इसमें ये कैल्शियम ऑक्साइड का जो प्रयोग है वो इंडस्ट्री में सीमेंट के निर्माण में किया जाता है, सीमेंट के निर्माण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है इंडस्ट्री में, कैल्शियम ऑक्साइड का, बिना भुजा हुआ चूना जिसको बोलते हैं, बिना भुजा हुआ चूना। तो ये वियोजन अभिक्रियाएं हो गई। वियोजन अभिक्रियाएं क्या है? तो वे अभिक्रियाएं, वे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। वियोजन अभिक्रियाओं के बाद आता है अपघटन। अपघटन अभिक्रियाएं, डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने बताया है कि ये अभिक्रियाएं वियोजन अभिक्रियाएं के सेम ही होती हैं, बस इसमें अंतर होता है, अंतर दोनों में क्या होता है कि ये अनुत्क्रमणीय होती हैं। तो वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल की बात करें तो फेरस सल्फेट Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, यहाँ पे हीट। ये जो फेरस सल्फेट होता है वो फेरिक ऑक्साइड में है, और फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड तीन अणुओं में टूट जा रहा है। फेरस सल्फेट जो कि सिंगल अणु है, ये तीन अणुओं में टूट जा रहा है, और ये अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में हो रही है, इसलिए इस अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पे ये फेरस सल्फेट, ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है। ठीक, इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। देख सकते हैं इधर 2 आयरन, इधर भी 2 आयरन, इधर 2 सल्फर, इधर भी 2 सल्फर, और इधर 4 दूनी के 8 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो इधर 3 2 5 3 8 ऑक्सीजन। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। इसके बाद इसमें अपघटन में एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। KClO3 कन्वर्ट्स इनटू KCl प्लस O2। इस इक्वेशन को देखा जाए तो यहाँ पे भी ये पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट, ये पोटेशियम क्लोराइड, और ये ऑक्सीजन है। यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड सिंगल अणु है, और ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में वियोजित हो जा रहा है, इसलिए इसे अपघटन अभिक्रिया कहेंगे, और एक ही दिशा में हो रहा है,
इसलिए अनुत्क्रमणीय है। यहाँ पे भी ऊष्मा देने की आवश्यकता पड़ती है। ये हीट का साइन है। इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे KClO2 देखा जाए तो के यहाँ पे ऑक्सीजन को देखते हैं तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 ऑक्सीजन हो जाएगा, और यहाँ पे 3 से कर दें तो यहाँ पे भी 6 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया दोनों तरफ। इसके बाद के पे आए तो इधर 2 पोटेशियम है, इधर 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 पोटेशियम और 2 क्लोरीन, दोनों बैलेंस हो गए। तो ये इक्वेशन पूरा हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो ये हो गई अपघटन अभिक्रिया है। इन दोनों में अपघटन और वियोजन में अंतर यही था कि जो वियोजन अभिक्रियाएँ होती हैं वो उत्क्रमणीय होती हैं, और जो अपघटन अभिक्रियाएँ होती हैं वो अनुत्क्रमणीय होती हैं। अब इसके बाद जो अगला है प्रकार में ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। तो ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं की बात करें तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं की बात करें पहले तो ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है या ऊष्मा निर्मुक्त होती है। ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद प्राप्त करने के लिए या रिएक्शन कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, उस ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं तो जो इसमें पहला एग्जाम्पल है C6H12O6 प्लस O2 कन्वर्ट्स इनटू CO2 प्लस H2O। ठीक, इसमें क्या है, इसको बैलेंस करना है हमें। तो बैलेंस कैसे करेंगे, इधर 6 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दें। अब बात करें ऑक्सीजन की तो 6 दूनी के 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 2 8, यहाँ पे 12 है, और यहाँ पे 12 1 13 ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 2 8 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कार्बन 6 हो गए, और यहाँ पे आपका 6 कार्बन यहाँ पे भी हो गया। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 2 है, तो अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 दूनी के 12 हाइड्रोजन हो जाएगा। और ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन और 2, इस साइड 8 ऑक्सीजन हो गए, पूरा 8 हो गए, और इधर 6 दूनी के 12 1 13, नहीं 6 दूनी के 12 और 6 ये वाला ऑक्सीजन, तो इधर हो गए 18। तो 18 करने के लिए इधर यहाँ पे 6 है, अगर यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे भी 12 हो जाएगा। 6 दूनी के 12 प्लस 6 18, इधर हो गया 18, 6 दूनी के 12 प्लस 6 18। तो इस तरह आपका ये इक्वेशन जो है बैलेंस हो गया। इसमें ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन रहा है, और यहाँ पे ऊर्जा बाहर निकलेगी। इस अभिक्रिया में देखा जाए तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन रहा है, इसके साथ साथ ऊर्जा भी निर्मुक्त हो रही है, ऊर्जा बाहर निकल रही है। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। इसके बाद और एग्जाम्पल देखें तो CH4 प्लस O2 कन्वर्ट्स इनटू CO2 प्लस H2O। इस अभिक्रिया में भी देखा जाए तो ये मेथेन है, ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन रहा है, और उसके साथ साथ ऊर्जा मिलती है। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया।
इसमें मेथेन है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये जल है, ये ऑक्सीजन हो गया। इस इक्वेशन को भी आप बैलेंस कर सकते हैं। इधर देखा जाए तो कार्बन एक है, इधर भी एक है। हाइड्रोजन पे आए तो इधर 4 है, इधर 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। 4 हाइड्रोजन इधर भी, ऑक्सीजन इधर 2 है यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 4 हो गए। तो यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 दूनी के 4। तो ये इक्वेशन आपका बैलेंस भी हो गया। तो ये हो गई ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। इसके बाद ऊष्माक्षेपी के बाद ऊष्माशोषी अभिक्रिया पे आते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या हैं? तो ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनको पूर्ण कराने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे PCl5 प्लस ऊर्जा कन्वर्सन टू Cl2। यहाँ पे ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड प्लस ऊर्जा, ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन बन रहा है। इस अभिक्रिया में देखा जाए तो यहाँ पे उत्पाद तो मिल जरूर रहा है, लेकिन इसके लिए हमें ऊर्जा देना पड़ रहा है रिएक्शन को कराने के लिए। ऊर्जा की यहाँ पे आवश्यकता पड़ रही है रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। N2 प्लस O2 कन्वर्ट्स इनटू NO। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका? नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है। नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको भी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे किसकी आवश्यकता होगी? यहाँ पे ऊर्जा लिख सकते हैं। इस रिएक्शन को भी कंप्लीट करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऊर्जा प्लस N2 प्लस O2 कन्वर्ट्स इनटू 2NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। अब इसके बाद आता है ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण, जिसको उपचयन भी बोलते हैं, अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, REDUCTION। ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है? तो ऑक्सीकरण में क्या होता है कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीजन को जुड़ने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, और ऑक्सीजन के बाहर निकलने की क्रिया को अपचयन कहते हैं। ऑक्सीकरण को उपचयन भी बोलते हैं। अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, O2 का जुड़ना या H2 का निकलना या ह्रास लिख सकते हैं, ये कहलाता है ऑक्सीकरण। और O2 का ह्रास या H2 का जुड़ना, ये कहलाता है अपचयन, रिडक्शन। तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाता है अपचयन। एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं इसको। परिभाषा दे सकते हैं कि ऑक्सीकरण ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ
ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है, तो उसे आप ऑक्सीकरण अभिक्रियाएँ कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और अगर ऑक्सीजन निकलता है या हाइड्रोजन जुड़ता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को अपचयन बोलते हैं, रिडक्शन। एग्जाम्पल देखें तो Cu+O2 कन्वर्ट्स इनटू Cu। यहाँ पे कॉपर जब ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कॉपर है, यहाँ पे कॉपर में कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ जा रहा है, तो यहाँ पे कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है या उपचयन हुआ है। तो यहाँ पे कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण या उपचयन। यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है, इसी के कारण कॉपर पे क्या होती है कि काली परत चढ़ जाती है, काली परत का चढ़ना O2 की क्रिया के कारण ही एक कॉपर पे हरी परत चढ़ती है, हरी परत चढ़ जाती है कॉपर पे। इसी के कारण जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है, धीरे धीरे क्रिया करने के कारण इसके ऊपरी सतह पर हरी परत चढ़ जाती है। इसमें और एग्जांपल देख लेते हैं। CuO+H2 कन्वर्ट्स इनटू Cu+H2। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे कॉपर के साथ एक ऑक्सीजन है, और जब ये रिएक्शन के पश्चात देखा जाए तो यहाँ पे कॉपर के पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कॉपर में से निकल रहा है, तो इसका हो गया अपचयन। और हाइड्रोजन को देखा जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के पास एक ऑक्सीजन है, तो इसका ऑक्सीजन यहाँ पे बढ़ रहा है, तो इसलिए इसका हो गया ऑक्सीकरण। तो इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है और H2 का, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि H2 में ऑक्सीजन बढ़ रहा है और कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन घट रहा है, तो इसका अपचयन हो गया। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं, एक ही अभिक्रिया में अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों हो रहा है। ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। इसमें और एक आध एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। अपचयन, ऑक्सीकरण हो गया, अपचयन का एग्जाम्पल एक आध ले सकते हैं। इस अभिक्रिया में देखें तो जिंक ऑक्साइड, कार्बन, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें यहाँ पे जो जिंक ऑक्साइड है, इसमें देखें तो ये जिंक ऑक्साइड जिंक में कन्वर्ट हो जा रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ कम हो जा रहा है, तो इसका हो गया अपचयन। और यहाँ पे कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, तो इसका हो गया ऑक्सीकरण। फिर इस अभिक्रिया में दोनों ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, तो ये भी रेडॉक्स का एक एग्जाम्पल हो गया। तो ये आपके ऑक्सीकरण और अपचयन हो गया। अब इसके बाद आते हैं संक्षारण। तो संक्षारण क्या होता है कि जब कोई धातु अपने वातावरण में अपने आसपास की वस्तुओं के संपर्क में रहता है, और जब उसके संपर्क में कोई अम्ल अथवा आर्द्रता के संपर्क में जब कोई धातु आती है, तो उसका क्या होता है कि धीरे धीरे वो क्षीण होने लगती है। धातु के इस क्षीण होने की प्रक्रिया को ही संक्षारण बोलते हैं। संक्षारण में होता क्या है कि कोई वो जो धातु होती है जिसका
क्षरण होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करती है और उसका क्षरण होता है। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो लोहे पे जंग लगना, और तांबे की सतह पर या तांबे की ऊपरी परत का हरा होना, या और चांदी की ऊपरी परत का काला होना। ये एग्जाम्पल्स हैं आपके संक्षारण के। जब कोई धातु वातावरण में आर्द्रता और अम्ल के संपर्क में आती है तो उसका क्षरण होने लगता है, उसे संक्षारण बोलते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लोहे पे जंग लग जाती है, तांबे की ऊपरी परत पर हरा रंग चढ़ जाता है और चांदी की सतह काली हो जाती है। ये सब एग्जाम्पल है आपको संक्षारण का। इसके बाद एक और टॉपिक है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है कि जब कोई वसायुक्त अथवा तैलीय पदार्थ खुले वातावरण में रख दी जाती है तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसका जो स्वाद और गंध होता है वो दोनों चेंज हो जाता है, दोनों जो शुरू में रहता है उससे अलग हो जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि उसका ऑक्सीकरण होने लगता है उस पदार्थ का, वसायुक्त या जो तैलीय पदार्थ है। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उसमें उसकी जो गंध है और उसका जो स्वाद है वो दोनों चेंज हो जाता है। तो इसी को कहते हैं विकृत गंधिता। अब स्वाद चेंज ना हो इसके लिए क्या करते हैं कि हम उसको या तो वायुरोधी बर्तन में रखते हैं या तो है कोई प्रति ऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट मिलाकर उस पदार्थ में उसे रखा जाता है। इसी के कारण जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जो कि कम सक्रिय होती है ताकि उसका ऑक्सीकरण ना हो सके। और इसमें एक चीज़ जो छूट गई है वो ये है कि जो हम लोग जो श्वसन करते हैं वो भी एक ऊष्माक्षेपीय विक्रिया का उदाहरण है। श्वसन भी जो है वो भी ऊष्माक्षेपीय विक्रिया का उदाहरण है। इसमें क्या होता है कि जब हम कोई भी पदार्थ कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेते हैं तो वो हमारे शरीर में जब जाता है तो ग्लूकोज के रूप में टूट जाता है और टूटने के पश्चात जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन से उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्रिया करने के पश्चात ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे हम अपने दिन भर के काम दैनिक जीवन में काम करते हैं। तो ये इस चैप्टर की सारी चीज़ें थी और इसके अगले जो वीडियो होगा उसमें आपको एक्सरसाइज जो है इसकी अभ्यास है वो कराया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो तो शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू।